कुछ न कुछ तो करना ही होगा, ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही होगा। अरे चाहे आए लाख मुश्किलें, मुश्किलों से हमें लड़ना ही होगा। कुछ न कुछ तो करना ही होगा, ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही होगा। सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके टारगेट सेमेस्टर चैनल पे और आपके इस टारगेट गुरुकुल के परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और जो पढ़ाई में आपकी समस्याएं आ रही थी, आपके मैसेजेस आ रहे थे कि सर सारथी सेकंड सेमेस्टर के लिए लॉन्च नहीं होगा क्या, तो ऐसा नहीं है। हमने आपका हाथ थामा है पूरी बीकॉम की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, ना ही केवल एक सेमेस्टर के लिए। तो एक बार फिर से हम लोग पूरी ऊर्जा के साथ आ चुके हैं सारथी फॉर बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के लिए। और आज हम आपके सब्जेक्ट का डिस्कशन करने वाले हैं। वो जो सब्जेक्ट है, एंड दिस इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में यदि आप देखेंगे तो आपका सबसे पहला टॉपिक आपके सभी किताबों में दिया गया होगा, फेमस इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया। जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो हम कैसे अपने देश के सबसे महान अर्थशास्त्री कौटिल्य यानी चाणक्य को भूल जाएं। कैसा हो सकता है? भारत एक ऐसा देश है जो सभी देशों को एक मैसेज, शिक्षा और फिलॉसफी दिया है। वो चाहे किसी भी क्षेत्र की बात आप कर लीजिए, टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए, या फिर आप इकोनॉमिक्स की बात कर लीजिए, सोशल स्टडीज़ की बात कर लीजिए। इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट वी हैव गिवन अ ट्रेमेंडस कंट्रीब्यूशन टू द होल वर्ल्ड। उसमें से बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन मिलता है कौटिल्य साहब का। उसके अलावा और भी हमारे देश में बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री हुए, लेकिन सबके बाप हमारे कौटिल्य साहब, बाप नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी सबसे अच्छे और सबसे लोकप्रिय जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे, ही वॉज कौटिल्य, जिनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। सो द फर्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर इज दैट हु वॉज कौटिल्य एंड व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स इन इंडिया। हमारे भारत में अर्थशास्त्र का क्या इतिहास रहा है, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कौटिल्य के बारे में बात करेंगे। तो द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इकोनॉमिक थॉट इन एंशिएंट इंडिया आर द वेद्स, द उपनिषद्स, द एपिक्स एंड फेमस बुक लाइक अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। यदि हम भारत के कंटेक्स्ट में बात करें तो भारत के कंटेक्स्ट में यदि हम अर्थशास्त्र के विचार की बात करें तो ये विचार हमारे विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। जैसे हमारे धर्म के वेद्स, हमारे उपनिषद्स, हमारे बड़े बड़े जो महाकाव्य हैं उसमें, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो किताब है कौटिल्य जी की जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ये सभी हमारे देश के अर्थशास्त्र के इतिहास में एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माने जाते हैं। यानी हमारे देश में यदि अर्थशास्त्र की बात करें तो हमको अर्थशास्त्र का ज्ञान वेद, उपनिषद और महाकाव्य, इसके साथ साथ अर्थशास्त्र किताब से ही मिलता है। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र गिव्स डिटेल्स ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर। और जो कौटिल्य जी का अर्थशास्त्र किताब है, ये जो इनकी बुक है, इस बुक में हम केवल किसी भी इकोनॉमिकल कंडीशन को ध्यान में नहीं रखते हैं। मतलब इनकी किताब में केवल इकोनॉमिकल कंडीशन की बात नहीं की गई है। इस किताब में किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एज वेल एज मिलिट्रियल कंडीशंस की बात की गई है। यानी किसी भी देश में राजनीति कैसे चलती है, सामाजिक व्यवस्था कैसे चलती है, अर्थव्यवस्था कैसे चलती है और सैन्य व्यवस्था कैसे चलती है, ये सारी चीज़ों के विषय में आपके इस किताब में आपको मिलेगा कौटिल्य जी के अर्थशास्त्र में। और ये किस लिए लिखा गया था, तो आपको पता होगा चाणक्य की और चंद्रगुप्त की कहानी, कि चाणक्य का एक बार अपमान हुआ था, एक राजा ने अपमान किया था। फिर उस दिन से चाणक्य ने अपनी चोटी को खोल दिया। उसके बाद से उन्होंने कहा कि मैं तब तक इस चोटी को, अपने शिखा को नहीं बांधूंगा जब तक कि तुम्हारे साम्राज्य को उखाड़ के नहीं फेंक दूँ और तुम्हारे जगह पर एक अच्छा शासक न बैठा दूँ। और इस प्रण के बाद कौटिल्य जी यानी चाणक्य जी ने एक ऐसे शख्स को ढूंढा, एक छोटे से बच्चे को ढूंढा जिसका नाम था चंदू, और उस चंदू को उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य बनाया और मौर्यन एम्पायर का संस्थापक बनाया। तो ये तो थी कहानी कौटिल्य की और चंद्रगुप्त मौर्य की, और यहीं से इस किताब की भी कहानी की शुरुआत होती है। जब उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर पूरा क्रिएट कर दिया, तो किसी भी एम्पायर को चलाने के लिए एक बढ़िया अर्थशास्त्री की आवश्यकता होती है। अगर आपके एम्पायर में, आपके साम्राज्य में अर्थशास्त्री नहीं होगा तो आप टैक्स कलेक्शन नहीं कर पाएंगे, आप अपने राज्य में जो डेवलपमेंटल वर्क्स होते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। और वो उस समय इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे कौटिल्य जी। और इन्होंने इस पूरे फ्रेमवर्क को डिसाइड करते हुए कि हमारे इस पूरे
साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, कैसे डेवलपमेंट होगा, कैसे पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल कंडीशंस रहेंगे, कितनी हमारे देश की मिलिट्री रहेगी ताकि हमारे देश कभी गुलाम ना हो सके, हमारा देश हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे। तो इसके लिए उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, और इसमें इन सब चीज़ों के विषय में बताया गया। सो द कौटिल्य अर्थशास्त्र इज़ द चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। अब आपको पता होगा कि जब हिस्ट्री में आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के जो भी इवेंट्स हुए हैं उसको कैसे साबित किया जाता है, उसको साबित करने के लिए हमारे देश में एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, एंड दिस इज़ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जाता है और वो अलग अलग जगह पे खुदाई करता है जहाँ से उसको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं, उसी के बेसिस पे वो बताता है कि इस समय से लेके इस समय तक ये एम्पायर था, इसके बाद से ये एम्पायर आया। ऐसे चीज़ें आपकी हिस्ट्री में गढ़ी जाती हैं। अब हम यदि बात करें मौर्यन एम्पायर की, तो मौर्यन एम्पायर के संदर्भ में हमको सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मिलती है वो थी कौटिल्य का अर्थशास्त्र बुक। और इस कौटिल्य जी का जो अर्थशास्त्र किताब था, ये पूरे मौर्यन एम्पायर के विषय में सूचना का एक मुख्य स्रोत था। इसके अलावा और भी स्रोत थे, लेकिन जो चीफ सोर्स था पूरे आपके मौर्यन एम्पायर के इन्फॉर्मेशन का, दिस वॉज कौटिल्य अर्थशास्त्र। और कौटिल्य वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य जो थे, यानी जो चाणक्य जी थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य के उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, यानी सभी मंत्रियों में मुख्य हुआ करते थे। मुख्यमंत्री का मतलब ये वाले चीफ मिनिस्टर नहीं, जैसे हमारे यूपी के योगी जी हैं, ऐसा कुछ नहीं। चीफ मिनिस्टर मतलब पहले जो शासन चल रहा था वो अलग प्रकार का ही होता था। पहले राजा होता था और राजा के अलग अलग मंत्री होते थे, जो मंत्री उनको सलाह देते थे, और एक उन मंत्रियों में से सबसे मुख्य मंत्री होता था, जिसको हम लोग मुख्यमंत्री कहते थे, उसकी सलाह सबसे सर्वोपरि होती थी। तो वो कौटिल्य जी जो थे वो मुख्यमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। अब इसमें देखिए, आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी जिसको आपको समझना है। एवरीथिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड एंड यू हैव टू रिटेन। अब यहाँ पे आपका रिटेंशन पावर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको फैक्ट्स और डेटाज को ध्यान में रखना है। अब आपको पिछली बार मिड टर्म एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कौटिल्य अर्थशास्त्र बुक। अब बच्चे 5 नंबर का क्वेश्चन आपको पता है, 15 नंबर का क्वेश्चन होता है मिड टर्म में। आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं। अब कौटिल्य, बच्चे क्या करते हैं, ये छोड़ के जाते हैं। लोग, बच्चों को लगता है ऐसा कि फर्स्ट चैप्टर है, इसमें कोई मतलब नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है, तो उसको छोड़ देते हैं। अब छोड़ देते हैं तो जाके मिड टर्म में भुगतते हैं बच्चे। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। और जो भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे, लगभग 20-25 लेक्चर्स में आपका पूरा इकोनॉमिक्स कवर होगा। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स में कम से कम 20-25 लेक्चर्स तो लगेंगे ही, तो उसमें आपको पूरे सीक्वेंस में हर एक लेक्चर को देखना है। उसके साथ साथ जो भी मैराथन क्लासेस आपकी चलेंगी उसको भी सीक्वेंस में आपको देखना है। हम लोग आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, बस आपसे एक उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे से स्कोर करें और टॉप करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोग सफल हों, आपके जो भी मार्क्स हैं वो अच्छे आएँ। उसके साथ साथ आपको यदि पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो आपके सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस, और इसके अलावा समय समय पे जो आपकी यूनिवर्सिटी नोटिस डालती रहती है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यदि आपको चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे टारगेट गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ से आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी यूनिवर्सिटी रिलीज़ करेगी वो आपको आप तक पहुँचाया जाएगा। और एक और चीज़, सारथी 2.0 आपका लॉन्च कर दिया गया है। आई थिंक ये वीडियो पब्लिश होने से पहले ही लॉन्च कर दिया गया होगा आपके यूट्यूब के माध्यम से। और सारथी 2.0 का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप सारथी 2.0 परचेज कर सकते हैं। और देरी बिल्कुल नहीं करनी है। पिछली बार बच्चे फर्स्ट एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सारथी परचेज करना शुरू किए थे, और वो बच्चे पछता रहे थे कि पहले एग्ज़ाम के पहले ख़रीद लिए होते तो हम अच्छा स्कोर कर सकते थे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी। और सारथी इंस्टेंटली आपको परचेज कर लेना जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि सारथी 2.0 लॉन्च हो गया। तो मैं तो बता ही दे रहा हूँ, अगर आपको किसी और सोर्स से भी मिला है इन्फॉर्मेशन तो आप जल्दी से जाके परचेज कर लीजिए, क्योंकि एवरी सेकेंड काउंट्स। और आपके लिए प्रिपरेशन के लिए मुश्किल से 2-3 महीने बचे हैं। और ऐसा नहीं है कि सेमेस्टर एग्जाम बीकॉम का बिल्कुल आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि मतलब आप बिना पढ़े पास हो जाएंगे और अच्छा स्कोर कर लेंगे। उसके लिए आप सारथी परचेज कर लीजिए, योर जर्नी विल बिकम वेरी इजी। तो हम बात कर रहे थे कौटिल्य के अर्थशास्त्र किताब की। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र किताब जो है ये 15 चैप्टर्स में बटा हुआ है, और ये जो पूरा किताब है ये 430 पन्नों में है। अब यहाँ भी एक फैक्ट पूछा जा सकता है कि द बुक ऑफ कौटिल्य दैट इज़ अर्थशास्त्र डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चैप्टर्स। तो 15 चैप्टर्स में डिवाइड हुआ है। और कितने पेजेस हैं इसमें? तो इसमें 430 पेजेस हैं। दिस बुक कंटेन्स एम्पल आइडियाज़ ऑन अ वेलफेयर स्टेट।
अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जब चंद्रगुप्त मौर्य जी को अपमानित करके उस राजा ने बाहर निकाला था अपने साम्राज्य से, उनका अपमान किया था, तो उस दिन अपमान उनका करने का कारण ये था कि उन्होंने गलती की थी कि ज़बान लड़ाए थे अपने राजा से, ज़ुबान लड़ाए थे, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य। अब आपको पता है कि पहले पंडितों का बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा हुआ करता था, यानी जो भी राज्य चलता था, भले वो चलाते राजपूत लोग थे, लेकिन सारी की सारी जो एडवाइजरी होती थी वो पंडित लोगों की होती थी। तो दिक्कत ये हुई थी कि उस दिन चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, वो जो राजा थे, उनको चाणक्य जी ने बताया था कि आप प्रजा से इतना ज़्यादा कर नहीं ले सकते। यदि आप प्रजा से इतना ज़्यादा कर लेंगे तो प्रजा का शोषण होगा, उनका समाज कल्याण नहीं होगा। और एक राजा किसी भी देश पे शासन यदि करता है तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि वो उस देश के सभी नागरिकों का सेवा करे। अब उल्टा हो रहा था। तो कौटिल्य जी ने जब इसका विरोध किया तो उस राजा ने उनको अपमानित किया। तो इसीलिए जब वो किताब लिख रहे थे कौटिल्य जी, तो उस समय उन्होंने अपनी किताब में वेलफेयर को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, यानी समाज कल्याण को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। इसीलिए इनके किताब में आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे जो किसी भी कंट्री में वेलफेयर यानी समाज कल्याण के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आपके जो इकोनॉमिस्ट हैं, जिससे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, पिछली बार बने भी थे 2-3 क्वेश्चंस, वो हैं चाणक्य यानी कौटिल्य। इसके अलावा दूसरे नंबर पे गोपाल कृष्ण गोखले साहब। इससे प्रश्न काफ़ी कम बनते हैं इनसे, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं, सिलेबस में दिया है तो। गोपाल कृष्ण गोखले वॉज बॉर्न एट कोल्हापुर इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑन 9 मई 1866। जो गोपाल कृष्ण गोखले साहब हैं, ये इनका जन्म कोल्हापुर नामक गांव में हुआ था, और जो कोल्हापुर नामक गांव है ये रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है, और इनका जन्म 9 मई 1866 को हुआ था। अब इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कहाँ हुआ था, तो कोल्हापुर में हुआ था। किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, तो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। किस डेट को हुआ था, तो 9 मई 1866 को हुआ था। ही कंप्लीटेड हिज हायर एजुकेशन एट राजा राम कॉलेज कोल्हापुर, डेक्कन कॉलेज पूना एंड एल्फिंस्टीन कॉलेज बॉम्बे। यानी इन्होंने अपनी जो हायर एजुकेशन थी वो 3 कॉलेज से इन्होंने कंप्लीट की। पहला कॉलेज था राजा राम कॉलेज जो कोल्हापुर का था, फिर ये डेक्कन कॉलेज पूना गए और वहाँ से अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट की, एंड फाइनली ही कंप्लीटेड हिज एंटायर एजुकेशनल जर्नी इन एल्फिंस्टीन कॉलेज बॉम्बे। तो इस प्रकार से इनकी जो शिक्षा का चरण था, शिक्षा प्राप्त करने का इनका जो चरण था जीवन में, वो इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। ही यूज्ड टू टीच हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स एट फर्ग्यूसन कॉलेज। और ये पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के टीचर बने फर्ग्यूसन कॉलेज में। एंड ही वॉज इलेक्टेड एज एमएलसी यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बॉम्बे इन 1899। देखिए कितनी छोटी उम्र में कितनी बड़ी उपलब्धियाँ इनको मिली। 1866 में इनका जन्म हुआ और महज 33 साल में ये एमएलसी भी बन गए, और 28-30 साल की उम्र में ये प्रोफेसर भी बन गए एक कॉलेज में, और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स भी पढ़ाने लगे। तो ये तो था गोपाल कृष्ण गोखले के विषय में। इनके विषय में इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इकोनॉमिक्स में एज सच कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, लेकिन ये हमारे देश में जब हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम थे तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ वायसरॉय की कमेटी में भी ये शामिल थे। अभी उसके विषय में भी हम लोग अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे, हो सकता है यदि इम्पोर्टेंट होगा तो। उसमें उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया था, इसलिए इनको भी हमारे देश के फेमस इकोनॉमिस्ट की श्रेणी में इंक्लूड किया जाता है। बाकी स्टूडेंट्स, यदि आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो, ये लेक्चर हो सकता है आपको उतना ज़्यादा यूज़फुल ना लगे, क्योंकि इसमें कोई चीज़ समझने वाली नहीं है। इसमें सारी चीज़ें आपको मतलब कहानियों की तरह आपको बताना है और आपको बस ऐसे ही रिटेन करना है। बाकी आगे के जो लेक्चर्स आएंगे, दिस लेक्चर्स विल बी कंसेप्चुअल। उसमें हम लोग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेंगे और पूरी आपकी इकोनॉमिक्स को हम 25 से 30 लेक्चर्स में कवर करेंगे कम्प्लीटली। और जो बच्चा ये 25 से 30 लेक्चर देख लेता है, इसके साथ साथ एग्जाम के समय में जो आपको मैराथन क्लासेज होंगी वो देख लेता है, तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपके 40 के 40 क्वेश्चन सही होने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन इस बार गलत नहीं होने वाले हैं। पिछली बार बच्चों ने कहा था कि सर 35-34 ही क्वेश्चन, 36, 37, 38, 39 ऐसे क्वेश्चन सही हुए थे, 2-3 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन गलत हो जा रहे थे। तो उसका कारण यही था कि हमने इंस्टेंटली प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। अब यदि हम प्री प्लान्ड रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है और हमारा जो रिजल्ट होगा वो अच्छा हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।